तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज बात करने वाले हैं BCECE बोर्ड के बारे में, जिसके द्वारा आता है फॉर्म यूजी लेवल पर, यानी कि कहे तो 10th+2 बाद कैसे उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, वह फॉर्म से क्या बेनिफिट है, वह फॉर्म होता क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। और उसे भी दो टाइप से, इंट्रोवेट एवं एक्सट्रोवेट। तो हम पीपीटी के द्वारा बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे। तो अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब अभी चलते हैं आगे, वह पीपीटी को देखते हैं और समझते हैं BCEC होता क्या है। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दें कि BCEC के वेबसाइट पर देख सकते हैं कि UGMAC यानी कि नीट के थ्रू जो होता है मेडिकल में एडमिशन, उसका मॉप अप राउंड चल रहा है। उसके बाद में UGEAC, उसका भी मॉप अप राउंड समाप्त हो गया है। उसके बाद में BCECE एली का भी मॉप अप राउंड चल रहा है। यानी कि खुशी की बात यह है कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक ही BCECE का काउंसलिंग का न्यू अपडेट आ जाएगा वेबसाइट पर। कंफर्म है, गारंटी है कि वह इंफॉर्मेशन आएगा ही, और बोर्ड के द्वारा आएगा और नोटिस के द्वारा आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी जरूर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आगे हम ले चलते हैं BCECE पर। तो BCECE है क्या, सबसे पहले इस बात को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी बनता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर इसको डिटेल में जान पाइएगा और इससे जुड़े कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आपने फुल फॉर्म को समझ लिया। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलिएगा। अब चलिए इस चीज़ को हम बहुत ही डिस्कस में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे BCECE को इंट्रोवेट से। इंट्रोवेट मतलब होता क्या है। इंट्रोवेट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बोर्ड का दो टाइप है। देखिए बोर्ड दो टाइप से चलता है, सबसे पहले इंट्रोवेट से चलता है, उसके बाद एक्सट्रोवेट से चलता है। एक्सट्रोवेट मतलब दिखावा क्या करता है, तो BCECE बोर्ड बहुत सारे बातों को दिखावा करता है जो कि असल में होता नहीं है। अब क्या नहीं होता है, वीडियो को लास्ट में आपको पता चल जाएगा इस बोर्ड के बारे में। उसके पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोवेट के बारे में। तो इंट्रोवेट क्या है, उसकी असलियत क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका भी सही डिस्कस आपको पता चलेगा वीडियो को लास्ट में, यानी कि इंट्रोवेट उसके में कितना छुपा हुआ है और एक्सट्रोवेट क्या है, वह सारा बात आप जरूर जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, सेंसी। अब सेंसी क्या है, आप सोचते क्या हैं BCEC के बारे में, सोचते क्या हैं, तो इसी अभी प्रेजेंट में जो सोच रहे हैं उसी को कहते हैं सेंसी। सेंसी यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो सोच रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में है क्या। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में बता दें कि वह कोई भी काम अभी टाइम पे नहीं कर रहा है, यानी कि BCECE बोर्ड कोई भी काम टाइम पे नहीं कर रहा है। जैसे में एग्जामिनेशन डेट हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, काउंसलिंग डेट हो गया, या कहे तो उसका कोर्स स्टार्टिंग डेट हो गया, कोई भी अभी टाइमली स्टार्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है, यानी कि इसका फ्यूचर में उपयोग क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इंट्यूशन, इंट्यूशन के बारे में हम डिस्कस करें तो इससे इंट्यूशन उस बच्चे के लिए अच्छा है जो बच्चा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सो डैट अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आपको BCEC के थ्रू जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कॉलेज मिलेगा वह केवल स्टेट लेवल पर होगा। समझिएगा मेरे बात को, एक एक बात इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो कॉलेज मिलेगा स्टेट लेवल पर ही मिलेगा, इसलिए फ्यूचर यहाँ से उतना ब्राइट नहीं है जितना कि आपका बड़ा सपना होगा। तो इसलिए आपका इससे फ्यूचर क्या है, तो इससे फ्यूचर है उन बच्चे के लिए जो कमज़ोर छात्र हैं, जो JEE मेंस क्रैक नहीं कर पाते हैं, जो नीट को क्रैक नहीं कर पाएंगे, जिनकी उम्र ख़त्म होने वाली है, उनके लिए यहाँ से टेक्निकल कोर्स करने का बहुत ही अच्छा सुनहरा ऑफर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल। कंट्रोल पर डिस्कस करेंगे। तो BCEC को कंट्रोल करने वाला
BCECE बोर्ड ही है, जो बोर्ड के थ्रू ही यह चलता है। अब इसके थ्रू कौन कौन सा इंस्टीट्यूट आएगा, किस इंस्टीट्यूट में कितना सीट आता है, कौन कौन सा कोर्स होता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर बात करते हैं प्री सेविंग। प्री सेविंग मतलब क्या होता है? प्री सेविंग के बारे में आपको डिस्कस करें, जितना डिस्कस करें उतना ही कम होता है। सपोज दैट आपका एक देखते हैं एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति एक टाइम कंट्रोल से चलता है। सपोज दैट कि खाना खाने का एक टाइमिंग बना लिए, उस टाइम पर खाना खा लिए तो उसे कंट्रोल वेट कहते हैं। और वहीं प्री सेविंग यानी कि ठीक है यार 7 बजे नहीं खाना हुआ, 10 बजे कर लेंगे, लेकिन खा लेंगे कि कोई टाइम चलेगा। लेकिन कंट्रोल वाले व्यक्ति को नहीं, उसको 7 बजे चाहिए तो चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस बोर्ड का भी कुछ कंट्रोल वे है, उसको बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर पता चलेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा? चलिए अब इस संस्था को हिंदी में नाम क्या है, बहुत बच्चे अभी तक यह भी नहीं जानते हैं। इस संस्था का हिंदी में नाम भी बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। तो हिंदी में नाम क्या है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाम देखेंगे हिंदी में, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। तो आपने हिंदी में नाम देखें, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। तो यह चीज़ को आपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे को इसके बारे में पूछेगा तो BCEC ही बोलेगा, उसका फुल फॉर्म भी नहीं बताएगा। हिंदी नाम तो भूल ही जाइए, लेकिन आज के बाद आपको यह डाउट नहीं रहेगा BCEC को बोलते क्या है, क्या किस किस नाम से बोलते हैं, वो सारा आप जान सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं ब्रीफ अबाउट द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ क्राइटेरिया पर हम डिस्कस करेंगे एकाएक ही करके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप क्लियर होने वाला है डाउट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए एबिलिटी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी कि कैसे एग्ज़ाम लेता है। फिर डिस्कस करेंगे इसका क्या सिलेबस है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है BCEC के लिए, अगर 10th प्लस हैं 2, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा ऑफर है। 10th पास किए हैं तो इसका तैयारी साथ में कर सकते हैं 11th 12th के, क्योंकि 10th 12th करने के बाद आपको टेक्निकल कोर्स करना आज की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की दुनिया में टेक्निकल कोर्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और करना पड़ेगा, तभी जाकर कोई भी इंडस्ट्री में आपको जॉब लग सकती है अच्छी पोस्ट पर। इसलिए टेक्निकल कोर्स बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फिर बात करेंगे इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कहाँ से देखेंगे, क्या रिजल्ट आता है, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके कटअप पर डिस्कस करेंगे, इसके कोटा पर डिस्कस करेंगे। कोटा यानी कि जाति कोटा जो होता है, कास्ट कैटेगरी, उस पर डिस्कस करेंगे। और इससे अलावा बहुत सारे बात पर हम डिस्कस करेंगे जो इस स्लाइड में हम मेंशन नहीं कर पाए हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ पर। अब ब्रीफ क्या क्या है, तो इस पर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी बन गया है। अब ब्रीफ क्या है, इस पर डिस्कस करना क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले BCECE स्टैंडर्ड फॉर बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि BCECE का फुल फॉर्म है बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसको स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम ली जाती है। यह जो एग्ज़ाम होती है स्टेट लेवल पर होती है, यानी कि बिहार स्टेट का अलग होगा, UP स्टेट का अलग होगा, ऐसे करके यह एग्ज़ाम होती है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यह एडमिशन किस किस फील्ड में देता है, यह कोर्स एडमिशन किस किस फील्ड में देता है। तो एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, फार्मेसी फील्ड हो गया, हेल्थ साइंस कोर्स हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, और कुछ मेडिकल फील्ड में भी यह एडमिशन देता है। अब इसके थ्रू कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, तो इसके थ्रू आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तो बिहार के टॉप डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो इंजीनियरिंग कराता हो, फार्मेसी कराता हो, एग्रीकल्चर कराता हो, या हेल्थ साइंस कोई कोर्स कराता हो, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं इसके थ्रू। यानी कि इसका एग्ज़ाम देकर आप डिफरेंट कॉलेज में जा सकते हैं बिहार के, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज एवं प्राइवेट कॉलेज में भी। तो आगे देखेंगे आगे क्या है।
आगे हम डिस्कस करने वाले हैं नॉट कोर्स अलाउड। नॉट कोर्स अलाउड, अब इसके थ्रू क्या कोर्स आप नहीं कर सकते हैं। देखिए बच्चे को यह सब क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं कि कोई डाउट न रहे। देखिए हम कौन कौन कोर्स में जा सकते हैं वो बता दिए, अब कौन कोर्स में नहीं जा सकते हैं। बच्चा कहता है कोई बच्चा कि सर हम BCECE का एग्ज़ाम दिए हैं, क्या मुझे मेडिकल का कोर्स MBBS मिलेगा? क्या सर मुझे BDS मिलेगा? क्या सर मुझे BMS मिलेगा? तो बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं मेरे स्लाइड में जो जो कोर्स मेंशन किया गया है यहाँ पर, जिसे हम राउंड सर्किल कर दिए हैं, वह सारे कोर्स आपको नहीं मिलने वाला है BCECE एग्ज़ाम निकालने के वजह। अब नहीं मिलेगा तो यह कोर्स कहाँ मिलेगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मिलेगा तो इसी बोर्ड के द्वारा भी। बिहार में जो कॉलेज में मेडिकल में MBBS में एडमिशन लेना हो या BDS में या BMS में, तो मिलेगा इसी बोर्ड के द्वारा। लेकिन कौन सा एग्ज़ाम निकालना होगा वह आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आप कहेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको इंजीनियरिंग क्षेत्र में इस ब्रांच में जाना है और यह ब्रांच BCECE के थ्रू नहीं मिला। हाँ, यह भी डाउट रहता है तो उसको भी क्लियर करना चाहते हैं। जैसे में 3-4 ऐसा कोर्स है इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो आपको सीट नहीं बचती है, BCECE में वह सीट आती ही नहीं है। अब यहीं पर बात आता है इंट्रोवेट और एक्सट्रोवेट। इंट्रोवेट एवं एक्सट्रोवेट दिखावा करने के लिए BCECE यानी कि एक्सट्रोवेट में मेंशन किया क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आप पढ़ सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, यानी बहुत सारा एक्सट्रोवेट डाल दिया है। लेकिन इंट्रोवेट क्या है, यह सब ब्रांच में सीट आती ही नहीं है। जितने भी हमने स्लाइड में मेंशन किए हैं टॉप कॉलेज में, बिहार के टॉप कॉलेज में यह सब में सीट खाली नहीं रहती है। हाँ, न्यू जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें खाली रहती है, लेकिन पुराने कॉलेज जो टॉप कॉलेज है बिहार के, उसमें यह सब सीट में खाली ही नहीं होती है। कंप्यूटर साइंस हो गया, इसमें खाली ही नहीं रहेगा, इसका सीट ही नहीं आता है। अब बच्चे सीट नहीं आता है तो क्या न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे? नहीं ना, अब नहीं चाहेंगे। लेकिन आता है कभी काल, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। लेकिन अभी जो हमने जितने भी स्लाइड में मेंशन किए हैं इंजीनियरिंग का फील्ड के कोर्स, वह सारे कोर्स टॉप कॉलेज बिहार के उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है। हाँ, कभी काल आती है सीट, लेकिन बहुत कम आती है। जैसे मैं सबसे पहले तो बताना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में सीट आती ही नहीं है। यह देखिए एक्सट्रोवर्ड में यानी कि बताया गया है कि कंप्यूटर साइंस में सीट आती है, लेकिन इंट्रोवर्ड में बताएं तो ये सीट आती ही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कोर्स आपको मिलेगा BCECE के थ्रू, कौन सा कोर्स नहीं मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा ब्रांच नहीं मिलेगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट होगा तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और सारी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब दो चीज़ आती है। अब इसी को बोर्ड के थ्रू BCECE बोर्ड के थ्रू इस कोर्स में एडमिशन मिलने वाला है। अब किस कोर्स में एडमिशन मिलने वाले हैं तो हम बात करते हैं जितने भी पिछले स्लाइड में हमने बताया है, जितने भी कोर्स यह बताए हैं, देखिए यह सारे कोर्स बताए हैं, यह सारे कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एग्ज़ाम केवल देना पड़ेगा, कौन सा तो बताना चाहेंगे अगले स्लाइड में। आपको यह एग्ज़ाम देना पड़ेगा, JEE मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पिछले स्लाइड में जैसे में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं अच्छे कॉलेज में बिहार के, तो आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी जाकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। देखिए काउंसलिंग तो करेगा BCECE बोर्ड ही, लेकिन एग्ज़ाम देना पड़ेगा JEE मेंस के, रैंक होगा JEE मेंस का। उसके बाद यहाँ पर BCECE अपना बोर्ड अपना एक रैंक निकालेगा, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। अब मेडिकल क्षेत्र का जितना भी कोर्स पिछले स्लाइड में हमने मेंशन किया है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा नीट का, और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद BCECE बोर्ड के थ्रू एक काउंसलिंग होता है। अब काउंसलिंग होता है, उस काउंसलिंग को हम मेंशन करना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए जितने भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, अच्छे ब्रांच लेना चाहते हैं, जैसे में कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना होगा और काउंसलिंग करना होगा बिहार में एडमिशन लेने के लिए
UG, देखिएगा यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एग्ज़ाम देना होगा, काउंसलिंग करना होगा UGEAC के थ्रू। यह है सिर्फ इंजीनियरिंग वाले व्यक्ति के लिए। अब बात करते हैं मेडिकल वाले के लिए काउंसलिंग कहाँ से करना होगा। एग्ज़ाम तो देना होगा नीट का, पर काउंसलिंग करना होगा उनको UGMAC, इसके थ्रू काउंसलिंग करना होगा, तब जाके बिहार के कॉलेज में आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं। समझे? तो समझ गए होंगे, इतना डाउट आपको क्लियर होगा तो आप समझ सकते हैं कहाँ से कौन सा कोर्स किया जाता है। और आगे बहुत सारे बात को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरे डाउट को क्लियर जरूर करेगी। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर कुछ बात को हम डिस्कस करना चाहेंगे। रजिस्ट्रेशन, आपको डोमिनिकल कैटेगरिया, यानी कि जो आपका यहाँ की निवास होती है, निवास कहाँ के व्यक्ति को यह फॉर्म भर सकते हैं, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिविलियन, यानी कि इंडिया का होना चाहिए कैंडिडेट, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर सेकेंड है वह बिहार स्टेट का होना चाहिए, बिहार स्टेट का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? बिहार स्टेट का। आगे हम और सारी बात को हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा। फिर कहा जाता है उसके पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि बिहार स्टेट का परमानेंट निवास होना चाहिए। फिर बात किया जाता है कि वह वही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो गार्जियन कहीं भी रहता हो, लेकिन उनका निवास होना चाहिए बिहार का, तभी अप्लाई कर सकते हैं। या उसके गार्जियन यहाँ के एम्प्लॉय हो बिहार सरकार का, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, भले वो उत्तराखंड का हो या पंजाब का हो या हरियाणा का हो, डजंट मैटर, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करते हो बिहार सरकार का तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या वह रहते हो भले कहीं भी, यानी कि विदेश भी रहते हो, लेकिन उनका पहले से निवास हो बिहार का, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ के निवासी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो प्रॉपर्टी एक होना चाहिए निवास, आपको बता दे बिहार का, वह किसी तरह से हो, किसी टाइप से हो, लेकिन होना चाहिए। अब चलेंगे एज क्राइटेरिया पर। एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए एज होना चाहिए कितना? तो मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए मिनिमम बताया जाता है 17 साल, मिनिमम 17 साल, लास्ट दिसंबर ऑफ द एग्ज़ाम ईयर। अगर एग्ज़ाम आपका हो 2023 में यानी कि 2023 में, तो आपको 2023 के दिसंबर लास्ट तक आपका 17 साल हो जानी चाहिए, तब जाकर आपको मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। मिनिमम बताया गया है। अब एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आपको लास्ट अगस्त तक, यानी कि एग्ज़ाम जिस ईयर में हो, 2023 में हो, 2024 में हो, 2025 में हो, जिस ईयर में हो, उसके लास्ट अगस्त तक आपको 16 साल हो जानी चाहिए कंप्लीट, तब जाकर आपको एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अब फार्मेसी और इंजीनियरिंग के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है, कोई मैक्सिमम एज नहीं है, जब मन करे तब एडमिशन लीजिए, जब मन करे, जिस उम्र में मन करे उस उम्र में आप निकालें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या डिस्कस किए हैं, देखिएगा। अब डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म एंड फी पर। फॉर्म पैटर्न क्या है, फी पैटर्न क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म सबमिट किस तरह करेंगे, आता है क्वेश्चन। बहुत बच्चे नाम सुन लेते हैं BCECE, अब रटने लगते हैं भाई हमको तैयारी करना है BCECE का, भाई हमको एग्ज़ाम देना है। भाई फॉर्म फिलअप करेगा नहीं तो एग्ज़ाम कहाँ से देगा? सबसे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर्म इसका फिलअप होता है ऑनलाइन, फॉर्म सबमिट होता है किस तरह? ऑनलाइन सबमिट होता है। अब ऑनलाइन सबमिट होता है, कब आएगा यह भी हम बताएंगे, कब आपको हमारे चैनल पर जुड़ कर रहना है यह भी हम ज़रूर बताएंगे। अब देखिए फॉर्म 2 टाइप का होता है, BCEC का फॉर्म 2 टाइप का होता है, पार्ट ए और पार्ट बी।
अब पार्ट ए में हम डिस्कस किस चीज़ को करते हैं? पार्ट ए में डिस्कस करते हैं हम रजिस्ट्रेशन एवं पेमेंट का, रजिस्ट्रेशन एवं पेमेंट का। अब पार्ट बी में क्या चीज़ का हम डिस्कस करते हैं? तो एजुकेशनल एवं पर्सनल डिटेल पर, एजुकेशनल एवं पर्सनल डिटेल, जैसे में एड्रेस हो गया, नेम हो गया, उसके बाद में 10th में कहाँ की है, 12th में कहाँ की है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पार्ट 2 में जो बात की है, पार्ट 1 में हम बात किए हैं फ़ी। अब फ़ी किस तरह हम पे कर सकते हैं? तो फ़ी पे करने का क्राइटेरिया होती है ऑनलाइन, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, जिससे चाहे आप कर सकते हैं, डजन मैटर। फिर ऑफलाइन किससे करेंगे? तो ऑफलाइन चालान के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? चालान के थ्रू होती है। फिर हम नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बात के लिए, जो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह नॉट रिफंडेबल होता है, या पैसा वापस नहीं आने वाला है। आप एग्ज़ाम दे या छोड़ दे, डजन मैटर। आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाए या छोड़ दे, डजन मैटर। आप एग्ज़ाम देकर निकाल कर छोड़ दे, डजन मैटर, आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, यानी कि रिफंड नहीं होता है, नॉन रिफंड होता है। इसलिए सोच समझ कर आप यह फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन सबमिट करना होगा। यह पार्ट 1 एवं पार्ट बी में फॉर्म होता है। आगे हम डिस्कस और चीज़ पर भी करेंगे। चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं, देखिए अब फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे यह तो जान गए, ऑनलाइन करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म की कैटेगरिया क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्म एक ग्रुप में अप्लाई होता है। फॉर्म अप्लाई करने का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को डिस्कस करना बहुत ही हमको ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे इस ग्रुप को ही नहीं जानते। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर 3 ग्रुप हम अभी डिस्कस करते हैं। ग्रुप ए में क्या है? PCM, PCB, CBM। भाई ये कौन सा ग्रुप आ गया? हम तो 12th में यह ग्रुप जानते ही नहीं। देखिए P का मतलब होता है फिजिक्स, यहाँ पर P मतलब क्या है? फिजिक्स, समझिएगा, P मतलब फिजिक्स। और C मतलब क्या है? केमिस्ट्री, C मतलब केमिस्ट्री। और B मतलब क्या है? आगे आप गेस कर सकते हैं, B मतलब क्या होगा? तो बायोलॉजी, B मतलब बायोलॉजी। अब A मतलब क्या है? तो गेस कीजिए, A मतलब एग्रीकल्चर, A मतलब एग्रीकल्चर। अब समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। देखिए PCM, PCB, CBA। तो PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका होगा उनके लिए एक अलग ग्रुप बना है। PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनके लिए जिनका सब्जेक्ट होगा उनके लिए एक अलग ग्रुप बना है। CBA यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर जिनका होगा उनके लिए एक अलग ग्रुप बना होगा। तो इन सभी बच्चे को ग्रुप में हम बताते हैं। अगर जनरल कैटेगरी से होंगे, जनरल कैटेगरी से होंगे, या OBC कैटेगरी से होंगे, या BC कैटेगरी से होंगे, तो यह तीनों ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ी लगेगा फॉर्म फिलअप 1000 रुपया। फॉर्म फिलअप कितना लगेगा? 1000 रुपया। आप समझ सकते हैं। यहीं यह ग्रुप के बच्चे जितने भी हैं वह अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उनकी कैटेगरी SC ST या DQ है, तो उनका लगेगा 500 रुपया। कितना लगेगा? 500 रुपया, ओनली 500। अब हम वह बात करते हैं, देखिए ग्रुप बी आता है, ग्रुप बी में आता है PCMB, PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट जिनका होगा वह दे सकते हैं एग्ज़ाम। और वह एग्ज़ाम की कैटेगरी में जनरल या OBC या BC के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लगेगा 1100 रुपया। कितना लगेगा? 1100। OBC, BC एवं जनरल के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उनका ग्रुप PCMB है तो 1100 रुपया लगेगा। और आगे बात करें, वहीं SC ST और DQ को लगेगा 550 रुपया। कितना? 550 रुपया। आगे और सारी बात को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए बोर नहीं होइएगा, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। बहुत लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आज तो पूरा डाउट क्लियर ही कर देंगे। वाह क्या सुकून मिल रहा है। ऐसे तो यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा, हम तो गारंटी लेते हैं भाई। जितना हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आप पूरे यूट्यूब को ढूंढ कर बता दीजिए, ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है, 100% गारंटी। इसलिए तो एक तो सब्सक्राइब बनता है और एक शेयर, और कुछ नहीं चाहिए, और एक लाइक। चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सब आपको दे रहे हैं। बहुत सारे फर्म के बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए
चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। चलिए जो चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिए। अब देखिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको IAC होना चाहिए 10+2, IAC 10+2। अब सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड एग्रीकल्चर एवं अदर कोई भी सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस का तीनों सब्जेक्ट एवं मैथ में से कोई 2 कोर्स होना चाहिए और कोई भी टेक्निकल कोर्स अगला होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, बायोटेक हो गया, या बायोलॉजी हो गया, या केमिस्ट्री हो गया, कुछ भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यह ग्रुप 4 भाग में डिवाइड होकर बना है और चारों भाग पर हम डिस्कस कर चुके हैं। PCM, PCB, PCMB और उसके बाद में CBA, यह 4 ग्रुप है। और PCA भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो यह भी एक ग्रुप है। समझिए PCA या CBA बात एक ही है, तो यह सब डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम और चीज़ डिस्कस करते हैं। अब चलिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता क्या है, तो यह एग्ज़ाम होने वाला है 1.5 घंटा। एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में आपको मिलता है 1.5 घंटा टाइम, 1.45 आवर। और क्वेश्चन कितने होंगे इस पर भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, बायोलॉजी होगा, एग्रीकल्चर होगा। अब कहेंगे सर यह क्या पांचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगी, कोई भी ग्रुप में रहे? ऐसा नहीं होता है बच्चे, ऐसा नहीं, कुछ इसमें है। देखिए अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आपको 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही होगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से ही होगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर का ही होगा। और एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको होगा 400 नंबर का। कितना? 400 नंबर का, यानी 3 सब्जेक्ट का कितना हो गया, तो टोटल हो गया 1200 नंबर का। टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है? 1200 नंबर का। हाँ, एक सब्जेक्ट में टाइम कितना मिलने वाला है, तो 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा टाइम मिलने वाला है, यानी कि 3 सब्जेक्ट में कितना टाइम मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं आपको 4.5 घंटे कितना मिलने वाले हैं, 4.5 घंटे। 4.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम देना होगा। अब चलिए आगे और सारी बात को हम डिस्कस करेंगे, उस बात को भी आप समझिएगा। तो चलिए आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छा ऑफर। अब क्या ऑफर है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने तो वीडियो देख देख के बोर हो गए होंगे, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि पैसा जीतने का तरीका, यानी कि जो भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन पर जाकर आप लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, करोड़ों रुपया जीत सकते हैं। और जीतने के लिए आपको सबसे पहले मेरे इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड करें और साइन इन करिए अपने मोबाइल नंबर से, या आपने कहे तो ईमेल आईडी से। साइन इन करने के बाद में आप वहाँ पर गेम खेलें और गेम खेलने के बाद बहुत सारा गेम है, गेम खेलें और गेम खेलने के बाद में आपको मिलेगा पैसा। हाँ, यहाँ पर पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर 10 रुपया मिलती है डाउनलोड करते समय ही, और डाउनलोड करते समय ही आपको मिलेगा 10 रुपया, और 10 रुपया जो मिलेगा उससे ही आप बेनिफिट कमाएं और उससे ही खेलें, और हार जाए तो क्या करें कि एप्लीकेशन को डिलीट कर दें। अपना पैसा 1 भी रुपया ना लगाएं, यह लत होती है और बुरी लत से दूर रहें। हाँ, कभी टाइम पास करने के लिए और सब गेम खेलते हैं तो वह सब गेम ना खेल कर यहाँ पर खेल सकते हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी खेल सकते हैं, यहाँ पर पैसा भी लगाने की आवश्यकता नहीं है और जीत सकते हैं बहुत सारे इनाम। तो दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ और ज़रूर इसे डाउनलोड करें और खेलें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो के साथ साथ कुछ बेनिफिट की भी बात कर ली, लेकिन आगे हम बात करते हैं मार्क्स कैटेगरी पर। अब मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स कितना होना चाहिए, तो देखिए इसमें 12th में जो मार्क्स खोजता है BCEC में, तो 45% 12th में होनी चाहिए, और वहीं SC ST वाले के लिए 40% होनी चाहिए। चलिए मार्क्स के बारे में हम समझ गए, आगे हम डिस्कस करते हैं। और आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। क्या चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस। और फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले फिजिक्स वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट, फिजिक्स वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट हो गया। सेकेंड हो गया काइनेटिक्स, थर्ड हो गया लॉ ऑफ मोशन, फोर्थ हो गया में वर्क एनर्जी एंड पावर, 5 में हो गया मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ फंक्शन एंड रेडिएशन बॉडी,
और उसके बाद में ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, उसके बाद में हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया। यह सब फिजिक्स में आप पढ़ के जाइएगा तो आराम से यह निकल जाएगा। कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं, बहुत इजी है। अगर यह सब चैप्टर आप पढ़ लें तो आराम से निकल सकता है, अच्छे अच्छे कोर्स आप कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, अगर चाहें इसका पीडीएफ चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो पीडीएफ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर हाय लिखें और बोले कि सर मुझे यह पीडीएफ चाहिए सिलेबस का, तो हम पीडीएफ आपके पास शेयर कर देंगे। उसमें टॉपिक भी डिस्कस कर दिया है। चलिए, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होगा, तो केमिस्ट्री में आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, वो सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाइएगा। अगर हम एक एक बात को डिस्कस करें तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ रिजर्वेशन मिलता है, कुछ छूट मिलती है, कैटेगरी के अनुसार कुछ छूट मिलती है। जैसे ST SC को मिलता है 16%। ST SC को कितना मिलता है? 16%। ST ST को 16% मिलता है। सॉरी, SC को मिलता है 16%, ST को मिलता है 1%, वहीं 18% मिलता है EBC को, 12% मिलता है BC को, 3% मिलता है RCG को और 10% मिलता है EWS को और 40% जो बच जाता है वह जनरल को मिलता है। हो गया 100%। तो आपने देख लिया, कैटेगरी वाइज हमने सीट पर डिस्कस कर लिया। देखिए अब कॉलेज पर हम डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन सा कॉलेज आता है। तो देखिए पूरे कॉलेज पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 3-4 कॉलेज, टॉप कॉलेज हम इंजीनियरिंग का बता देते हैं। जैसे मैं यहाँ से आप ले सकते हैं कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो BCE भागलपुर, भागलपुर सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल सकता है। MIT मुजफ्फरपुर, सॉरी बताना चाहता हूँ कि MIT मुजफ्फरपुर यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन 2 साल से वहाँ पर सीट आ ही नहीं रहा है। तो देखिए यही बात आता है इंट्रोवेट एवं एक्सट्रोवेट। एक्सट्रोवेट में तो वो मेंशन कर दिया कि BCE भागलपुर कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वहाँ सीट आता ही नहीं है। यह इंट्रोवेट है, यानी कि अंदर की बात है कि आता नहीं है। एक्सट्रोवेट यानी कि आता है। देखिए दोनों में अंतर अब समझ में आ रहा होगा, इंट्रोवेट क्या है इस बोर्ड का और एक्सट्रोवेट क्या है। MIT मुजफ्फरपुर मिल जाएगा, MIT मुजफ्फरपुर में सीट आएगा ही नहीं तो जाइएगा कहाँ से जी? आपको दिमाग होना चाहिए, जाइएगा कहाँ? बोर्ड क्या बोल रही है, इंट्रोवेट और एक्सट्रोवेट। देखिए आपके अंदर भी 2 कैटेगरी है, इंट्रोवेट एक्सट्रोवेट। आप दिखाते कुछ और होंगे और करते कुछ और होंगे। कोई कोई स्टूडेंट होते हैं कि दिन भर पढ़ते ही नहीं है, अगला देख कर कहते हैं बा कुछ पढ़ता ही नहीं होगा। भाई इंट्रोवेट में जाओ, वह रात के 12 बजे तक पढ़ता है। यह सब बात को आप समझिएगा। और आगे जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सारे कॉलेज में कुछ कुछ सीटें आती है और वह सारे कॉलेज आपको मिल सकते हैं बिहार में। और कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं इसका भी अगर PDF चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, वहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ पर। तो अब देखिए MIT में B फार्मा, देखिए यहाँ पर भी वही बात है। उसके पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ओमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नालंदा कैंपस। अब देखिए यहाँ पर भी कोई सीट आती नहीं। देखिए एक्सट्रोवे में मेंशन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी कोई सीट आती नहीं है। 2 साल से नहीं आ रही है, इसलिए बता रहे हैं आपको। तो इस बात को समझिएगा। बहुत सारे इसमें त्रुटियाँ है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में कम्प्लीटली तो जानकारी मिल ही जाएगा, इसका गारंटी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गया का जो है कॉलेज टेक्निकल इंजीनियर बोध इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी कोई सीट आती नहीं है 2 साल से। चलिए MIT मुजफ्फरपुर में B फार्मा का सीट 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है 0 सीट है। भाई सीट 0 मेंशन कर दिया, झूठो मूठ का लिख दिया कि MIT मुजफ्फरपुर, तो MIT मुजफ्फरपुर थोड़े ना मिल जाएगा। GPI जो पटना है वहाँ पर B फार्मा का सीट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे भी बहुत सारे कॉलेज हैं, यहाँ से BPHD कर सकते हैं, BOT कर सकते हैं, OT टेक्नीशियन कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, उस पर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं बैचलर ऑफ मेडिकल कर सकते हैं। यहाँ से आप लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर यानी कि OT टेक्नीशियन कर सकते हैं। उसके बाद में रेडियोलॉजी कर सकते हैं, उसके बाद में इम्यूनोलॉजी कर सकते हैं, उसके बाद में
ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं, आगे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, यानी कि ये सब कोर्स कर सकते हैं। ये सब कोर्स के बहुत सारे कॉलेज हैं जिसका आप चाहे तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बार बार कहते हैं हाय लिखें, और जो चीज़ मांगिएगा उसका PDF आपको मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हाईलाइट हमने कर दिया है। देखिए फिर आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर में अधिकांश जो कटअप उठती है PCMB से, यानी कि अगर 12th लेवल पर जा रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ है तो इसके थ्रू बहुत बच्चे एग्रीकल्चर में जाते हैं। और नहीं तो आपको चाहिए बायोटेक, नहीं तो आपको चाहिए एग्रीकल्चर साइंस अलग से, नहीं तो आपको चाहिए अलग से आपको 12th में बायोटेक या एग्रीकल्चर या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब। तो ये सब को हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करें या इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करें, यहाँ पर आपको क्लियर किया जाएगा। और वीडियो से कितना सेटिस्फाइड है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम सर इतना सुकून तो कभी नहीं मिला, यह ज़रूर बताएं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़रूरी है यह इम्पोर्टेंट डेट। अब कैसे ज़रूरी है देखेंगे। सबसे पहले रिलीज फॉर्म। अब फॉर्म कब रिलीज होगा तो इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी दो बातें आती है, इंट्रोवे और एक्सट्रोवे। अब एक्सट्रोवे में क्या दर्शाया गया है। एक्सट्रोवे में दर्शाया जाता है कि 2nd वीक ऑफ मार्च में फॉर्म रिलीज हो जाती है, लेकिन इंट्रोवे में नहीं होती है। यानी अंदर जाके देखें तो यह रिलीज नहीं होगी। एक्सट्रोवे में मेंशन है वेबसाइट पर कि 2nd वीक ऑफ मार्च में रिलीज हो जाएगा, लेकिन होती नहीं है। तो कब रिलीज होती है तो आप मार्च से अपडेट रहें, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि कब फॉर्म आती है। तुरंत ही हम जैसे ही फॉर्म आएगी वैसे ही हम इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, मार्च से आप रेगुलेटरी फॉर्म में वीडियो को देखते रहें। ऐसे तो वीडियो रोज़ का मेरा वीडियो आपके लिए खास ही होगा। एक एक हम फॉर्म के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे जिसको बारे में आप जान ही नहीं रहे होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बारे में जानने के लिए मार्च से ज़रूर अपडेट रहिएगा, क्योंकि मार्च से आपको फॉर्म आने लगेगी। और कब आएगी इसके बारे में आप कम्प्लीटली सही से जानकारी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बोर्ड का यह एक्स्ट्रोवे नहीं इंट्रोवे है। मन की बात है उसके, और उसके मन की बात को कोई नहीं जान सकता। किसी के मन की बात को कोई नहीं जान सकता। मेरे मन में क्या है आप जानते हैं नहीं जानते हैं, और आपके मन में क्या है हम जानते हैं नहीं जानते। आप बताएंगे क्या, जो एक्स्ट्रोवे बताएंगे। तो एक्स्ट्रोवे बता तो रहा है 2nd वीक ऑफ मार्च, लेकिन आएगा नहीं। कब आएगा इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वेबसाइट पर 2nd वीक ऑफ मार्च से जाकर देखते रहें। चलिए रजिस्ट्रेशन तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन। वहीं एडिटिंग फॉर्म या पेटीएम का यानी पेमेंट का लास्ट डेट होता है लास्ट 1st वीक ऑफ अप्रैल। और एडमिट कार्ड आ जाता है अप्रैल में, एग्ज़ाम हो जाता है जून में, और काउंसलिंग फाइनली होने लगता है आपको जुलाई में। तो इतना बात को आप डिस्कस कर सकते हैं, स्लाइड को पढ़ सकते हैं। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आकर पूछ सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो लंबा है, बोर मत होइएगा, और ऐसे ही डिटेल में हम कोई भी वीडियो की जानकारी कोई भी फर्म की जानकारी में देंगे, और ऑल एप्लीकेशन फर्म की जानकारी ऐसे ही मिलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले एग्ज़ाम मोड देखेंगे। एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन है, ऑफलाइन होगा, 1.5 घंटा का ड्यूरेशन है। उसके बाद में 400 सब्जेक्ट वाइज है, यानी कि एक सब्जेक्ट में 400 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में पेपर MCQ में रहेगा, 100 को क्वेश्चन रहेगा एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक राइट आंसर दीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, एक रॉन्ग आंसर दीजिएगा तो 1 नंबर कटेगा। यानी कि जो 4 नंबर हासिल किए हैं एक सही करके एक गलत कीजिएगा तो 1 नंबर माइनस हो गया, 3 नंबर हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव मार्क 1 है, नेगेटिव मार्क 1 है, समझ जाए। 0.5% नेगेटिव मार्क है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस पर। काउंसलिंग कैसे करते हैं, तो काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एग्ज़ाम तो दे दिए, एग्ज़ाम किस पैटर्न पर देना था दे दिए, रिजल्ट भी आ गया, किस डेट को आना है वो भी बता दिए। अब काउंसलिंग प्रोसेस क्या है इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, लगा क्या है। तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में करना होगा सबमिशन ऑफ चॉइस, यानी कि कॉलेज को चॉइस। उसके बाद में आपका आएगा सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद में आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर रिपोर्ट देना पड़ेगा।
यानी कि अलॉटमेंट लेटर जाकर उसको सबमिट करना पड़ेगा। और सारी जानकारी के लिए आप चैनल पर जुड़े रहें, बहुत सारी जानकारी देंगे। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये अलॉटमेंट आने के बाद, तो वह वीडियो के लिए आपको जब अलॉटमेंट आएगा उस समय आप मैसेज कीजिएगा, आपको उस समय जानकारी दिया जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलॉटमेंट के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है यह भी हम बता चुके हैं, आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम लास्ट में। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है नीट के स्टूडेंट के लिए, बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाला है नीट के स्टूडेंट के लिए। जितने भी नीट की तैयारी करने वाले, यानी कि सपना हो कुछ बड़ा करने का, सपना हो MBBS करने का, सपना हो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से MBBS करे, BMS करे, यानी कि डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर बने, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर सपना हो मेडिकल में जाने का तो नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का एक ही एग्ज़ाम है जो नीट एग्ज़ाम है, जो आपको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में मेडिकल में एडमिशन करा सकती है। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आशा है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही दमदार होने वाली है, और इतना जान लीजिए इस वीडियो से भी दमदार होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था इस टाइप का।